नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का है तो एक खास तरह के टॉपिक्स को, और ये टॉपिक खासकर इस मायने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने ब्रिटिश पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमने एक टाइम पीरियड को डिस्कस किया था। यदि आप उस वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं दोस्तों तो आप वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या ब्रिटिश लिटरेचर। तो वहाँ पर एक हम लोगों ने क्या देखा था कि न्यू क्लासिकल एज के बाद, जो न्यू क्लासिकल एज 3 भाग में डिवाइड किए गए थे, याद होगा आपको वो 3 पार्ट कौन कौन से थे। तो न्यू क्लासिकल एज के बाद जो हमारा एज आया था, चलिए दोस्तों चौथी जगह पड़ रही थी मुझे। न्यू क्लासिकल एज में हमने 3 देखा था, 1660 से लेकर 1785 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को हम लोग न्यू क्लासिकल एज में हमने वहां पर डिस्कस किया था। 1660 से लेकर के 1785 ईस्वी के टाइम पीरियड को हम लोग न्यू क्लासिकल गए थे। और ये न्यू क्लासिकल में हम लोगों ने 3 देखे थे, जो 1660 से लेकर के 1700 के बीच था। इसको हम लोगों ने कहा था दोस्तों, जल्दी से बताइए, 1660 से लेकर के 1700 ईस्वी वाला टाइम पीरियड को रिस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। और 1700 से लेकर के 1745 को हम लोगों ने अगस्टन एज कहते हैं, जिसको हम एज ऑफ पॉप कहते हैं। और इसके बाद जो हमारा आया था 1745 से लेकर के 1798, और ये वाला एज था हमारा एज ऑफ जॉनसन, या जिसको हमने बताया था आपको एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स हमने उस वाले वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बाद जो नई पीरियड्स आई इंग्लिश लिटरेचर में, वो वाकई में काफी ज्यादा फेमस हुआ, जिसको हम लोग एक स्पेशल टर्म देते हैं। और वो स्पेशल टर्म है दोस्तों आज का टॉपिक, रोमांटिक एज, ठीक है। तो रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर में कब से शुरू हुई, तो 1798 से लेकर के 1837 तक। कहीं कहीं दोस्तों यदि आप गूगल पर सर्च करोगे तो ये जो 1798 है, जिसमें हमने देखा था लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन हुई थी, एस.टी. कोलरिज और साथ ही साथ विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो इसको हम लोग 1800 से लेकर के 1850 तक के भी ये टाइम पीरियड कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज। 1837 इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट दिया गया है क्योंकि हमने इसके बाद बताया था कि जो विक्टोरियन एज के बाद, रोमांटिक एज के बाद जो एज आता है उसको हम लोग विक्टोरियन एज कहते हैं। और क्वीन जो विक्टोरिया थी 1837 में ही इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी थी, और 1901 में वो क्या कर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए रोमांटिक एज के दौरान ही हम कह सकते हैं विक्टोरियन एज की शुरुआत हुई। लेकिन आपको एक एवरेज डेट फिक्स याद रखना है, 1798 से लेकर के 1837 तक, या हम सिंपली कह सकते हैं 1800 से लेकर के 1850 तक। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर रोमांटिक पोएट्री होता क्या है। तो रोमांटिक पोएट्री कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लव, और लव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लव यदि रोमांटिक को यदि हम सिंपली समझाए दोस्तों, तो रोमांटिक का मतलब होता है लव विद नेचर्स, एनिमल्स और लैंडस्केप्स, ठीक है। जो पोएट्स हुआ करते थे इस पीरियड के, वो एनिमल्स के प्रति, नेचर्स के प्रति, और साथ ही साथ जो लैंडस्केप्स है, फॉर्म्स ऑफ लैंड है, इसके बारे में जी भर के लिखा करते थे। तो ये है हमारा रोमांटिक का सिंपली मीनिंग। आइए दोस्तों समझते हैं टर्म्स को। दी रोमांटिक age poetry, the romantic age poetry is characterized by a shift form of structure। यानी इसके पहले जो पोएट्री लिखा करते थे उनकी पोएट्री और रोमांटिक एज की पोएट्री में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्स में एक शिफ्ट हुआ, एक परिवर्तन हुआ, एक चेंज हुआ। इंटेलेक्ट एंड, दोबारा इंटेलेक्ट लिखा गया है, एंड रीजन टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ द थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस beside idealism of nature। एक तो उसमें क्या देखें कि स्ट्रक्चर्स का बिल्कुल
चेंज हो गया। इसके पहले वाले एज की जो पोएट्री हुआ करती थी दोस्तों, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी, काफी उसमें विटी विजडम का दिमाग लगा करके लोग पोएट्स लिखा करते थे। हमें रोमांटिक पोएट्री में बिल्कुल ये सब देखने को नहीं मिला। तो कहा जा रहा है कि फॉर्म ऑफ शिफ्ट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, पोएट्री लिखने के जो फॉर्म्स है वो बदल गए। इंटेलेक्ट रिलेटेड टू विजडम एंड रीजन टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ थॉट्स, जो थॉट्स की जो स्वतंत्रता है, एंड एक्सप्रेशन, पहले तो फ्रीडम ऑफ थॉट्स की प्रायोरिटी दी जाती थी, भाई जो भी तुम सोचते हो उसको लिख डालो, और एक्सप्रेशन और वह जो एक्सप्रेस करते हैं, जो भी व्यक्ति आप करते हैं, डिसाइड आइडियलाइजेशन ऑफ नेचर, कुल मिलाकर इनके अतिरिक्त जिसको प्रायोरिटी दी जाती थी वो होता था आइडियलाइजेशन ऑफ नेचर। नेचर को आइडियल मान करके, नेचर को इश्यू बना करके इनकी पोएट्री का जो सेंट्रल आइडिया हुआ करती थी दोस्तों, वो नेचर हुआ करता था। इंडिविजुअलिटी एंड पैशन सेवर वैल्यू, इस एज में कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत की भावना, पैशन, जुनून, इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता था। जिस पोएट के अंदर जो इंडिविजुअलिटी, जो पैशन थी, वो लोग सिंपली धरने से कह सकते हैं, वे लोग अपनी पोएट्री में मेंशन कर दिया करते थे। आगे कहा जाता है जी, कहते हैं कि ब्लैक, विलियम ब्लैक, वर्ड्सवर्थ मींस विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज मींस एस टी कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज, शेले मींस पीबी शेले, पर्सी बाई शेले, जॉन कीट्स, ये हमारे रोमांटिक एज के फेमस और जाने माने वेल नोन राइटर्स है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, कहता है जो रोमांटिसिज्म है, ठीक है, turned away from the 18th century emphasis on the reason and artifice। तो हमने तो आपको इस पॉइंट को पहले ही डिस्कस किया कि जो रोमांटिसिज्म पोएट्री, जो रोमांटिक पोएट्री, हमने क्या देखा कि इसकी पूर्व वाले जो भी पोएट्री थी वो वे लोग क्या करते थे, काफी ज्यादा रीजन, तर्क वितर्क पर बड़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोएट्री लिखा करते थे, काफी उनमें रीजंस हुआ करते थे, विटी आर्टिफिशियल चीजों का डिस्क्रिप्शन करते थे, जो भी हमारी जो आर्टिफाइस है उस चीज को वो लोग मेंशन करते थे। लेकिन जो ही रोमांटिक सेंचुरी आई दोस्तों, 19th सेंचुरी आई, तो ये लोग क्या हो गया, ये सब चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है पोएट्री लिखने के लिए, बहुत ज़्यादा नियम कानून फॉलो नहीं करना है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है कि लोग पढ़ने के बाद मतलब ही नहीं समझ पाए। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि पोएट्री का डिफिनीशन कहाँ से आया और कौन है साहब वो दिए। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री का सबसे बढ़िया कहा जा सकता है, उन्होंने एक डिफिनेशन दिया कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस। मैं ये डिफिनेशन लिख करके भी समझाऊंगा। जो पोएट्री होती है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन, अच्छा आपके अंदर की जो पावरफुल फीलिंग्स और इमोशन है और वो ऑल ऑफ ए सडन स्पॉन्टेनियस यदि निकलने लगे तो कह सकते हैं कि दैट इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। सी इज वेरी स्मॉल, she bounces like a rubber ball, don't think she will fall because she is super from all। ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा ही जो भी मन में आया मैंने कह दिया। तो पोएट्री स्पॉन्टेनियस की चीज है दोस्तों, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। इंस्टीड ऑफ रोमांटिक्स, पहले तो क्या देखे कि 18th सेंचुरी में रीजन्स और आर्टिफाइस का वे लोग देखा जा रहा था, प्रयोग कर रहे थे रोमांटिक के पहले वाले। लेकिन जो कहता है कि रोमांटिक्स एज वाले जो पोएट थे दोस्तों, रोमांटिक्स एम्बैरेस, रोमांटिक एज के पोएट्स ने एम्बैरेस किया, गले लगाया, हक किया किस चीज को जी, इमेजिनेशन एंड नेचुरलनेस, प्राकृतिक को, प्रकृति जो थी, इमेजिनेशन, कल्पना को उन्होंने क्या कर लिया, इम्बैरेस कर लिया। यार पोएट्री लिखना तो सिर्फ इमेजिनेशन करो, नेचर को थीम बनाओ। क्या आर्टिफिशियल चीजों में रखा हुआ है, इंडस्ट्रियल लग्जरियस कंफर्ट्स वाली चीजों को, पोएट्री के पास जाओ, सॉरी नेचर के पास जाओ, उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करो और फिर देखो पोएट्री लिख डालो। डैफोडिल्स आपका एग्जाम्पल देखिए, हिंदी में भी हमने कई सारे पोएट्री देखी हैं नेचर पे आधारित। आगे पॉइंट में दोस्तों, रोमांटिक एरा पोएट्स, रोमांटिक एज के जो भी पोएट्स याद रखेंगे, ब्लैक, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेले एंड कीट्स। रोमांटिक एरा poets rejected the public formal and witty works of the previous century
क्या होगा कि जो रोमांटिक एरा के जो पोएट थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जी। इसके पहले वाले जो 18 सेंचुरी में के जो पोएट्स लिखा करते थे वही विट्टी लगा करके, दिमाग लगा करके पब्लिक बातों पर ये लोग कहा कि ना, हम लोग पब्लिक फॉर्मल्स नहीं, हम लोग विट्टी को ना इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि रोमांटिक आप दोस्तों याद ही रखना है लव विद नेचर, एनिमल्स एंड लैंडस्केप। तो इन्होंने ये सारे सब्जेक्ट्स को, रीजंस को, विट्टी को इग्नोर कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया। कहता है कि प्रीफर्ड, और ये लोग तो फिर इसको जब रिजेक्ट किया पब्लिक फॉर्मल को और विट्टी वर्ड्स को, तो फिर इन्होंने लाइक किसको किया, किसका इन्होंने थीम बनाया, तो प्रीफर्ड पोएट्री दैट स्पोक ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इन्होंने व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस किया, जो राइटर ने जिस चीज को ऑब्जर्व किया, तो या आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने तजुर्बा हासिल की उस चीज को ये लोग प्रायोरिटी दिया करते थे। कहाँ के पोएट्स, रोमांटिक एज के पोएट्स। एंड इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत जो भावनाएं हुआ करती थी, इमोशंस हुआ करती थी, एक्सपीरियंस तो जुबा हुआ करती थी, वे लोग को प्रायोरिटी देते हैं। कहता क्या है जी, इनकी पोएट्री कैसी होती थी, तो ऑफन इन सिंपल, बिल्कुल साधारण तरीका से रोमांटिक एज के पोएट्स लिखा करते हैं। अनएडॉर्न, एडॉर्न का मतलब दोस्तों होता है, यदि हम अन प्रीफिक्स को हटा दें तो एडॉर्न का मतलब होता है डेकोरेटिव, सजावट। तो जो हमारे रोमांटिक एज के पोएट थे अनएडॉर्न, बिना सजावट के सिंपली पोएट्री लिखा करते थे। सिंपल अनएडॉर्न लैंग्वेज, साधारण से कोई भी व्यक्ति पढ़ने के बाद वो समझ सकता था दोस्तों कि इसका मतलब क्या हो रहा है, पोएट्री के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट्स बात करेंगे दोस्तों। रोमांटिक पोएट्स का एक बिलीफ था, एक विश्वास था। कौन से बिलीफ की बात हम कर रहे हैं कि जो रोमांटिक पोएट्स बिलीव करते थे फीलिंग्स एंड इमोशंस could create poetry। पोएट्री लिखने के लिए कोई हमें नियम कानून की नहीं जरूरत पड़ेगी। पोएट्री लिखने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है फीलिंग्स। आपके अंदर भावना होनी चाहिए, इमोशंस होनी चाहिए। यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग पावर और इमोशंस है तो यू कैन क्रिएट पोएट्री, यू कैन राइट पोएट्री। आप पोएट्री लिख सकते हैं। यही तो डिफिनेशन मैंने बताया है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ powerful feelings and emotion recollected in tranquility by William Wordsworth। जल्दी से दोस्तों आप इसके एक नजर में एक स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बात करते हैं आपसे। चलिए, आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जहां तक मुझे लगता है। दोस्तों अब हम आपसे बातें करेंगे जो रोमांटिक एज थी, इसको दो जनरेशंस में क्लासिफाई किया गया। तो यदि हम रोमांटिक पोएट्स की क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे तो एक होगा हमारा फर्स्ट जनरेशन और दूसरा होगा सेकेंड जनरेशन। मीन्स रोमांटिक पोएट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंड रोमांटिक पोएट ऑफ द सेकेंड जनरेशन। तो दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन था हमारा, वो इसकी जो राइटिंग थी, ठीक है ना दोस्तों, जो इसकी राइटिंग थी वह किससे इन्फ्लुएंस था, तो एक बैटल ऑफ बेस्टिल से ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और हम वर्ल्ड की बात करेंगे एक फेमस रेवोल्यूशन जिसको हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसने कई फेमस लिबर्टी को वहीं से दिया था। इक्वालिटी, ये जो था लिबर्टी एंड इक्वालिटी का जो सेइंग था फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से और बैटल ऑफ बेस्टिल से हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स काफी ज्यादा क्या था, इंस्पायर्ड था, इससे काफी ज्यादा प्रेरित थे। यदि हम बात करेंगे फेमस पोएट्स की, जो हमारा सबसे पहला नाम दिखाई देगा दोस्तों वो है हमारा विलियम ब्लैक। तो जो विलियम ब्लैक थे जिनका जन्म 1757 में और 1827 में स्किन की डेथ हुई। तो ये लाइफ स्पान है, याद रखेंगे 1757 से लेकर 1827 तक। इनकी आपने कई सारे पोएट्री पढ़ा होगा, जैसे आपने एक पोएट्री पढ़ा होगा द स्कूल बॉय, नहीं पढ़े दोस्तों तो जरूर देखिए। विलियम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस,
ये इनकी भी काफी फेमस ये क्या है कलेक्शंस ऑफ पोएट्री है विलियम ब्लेक की। वर्ड्सवर्थ की तो हमने इतना बात किया है, फिर बातें करेंगे एक एक करके हर एक पोएट्स पर। तो वर्ड्सवर्थ साहब का जन्म हुआ 1770 में और 1850 में दुनिया को अलविदा कहा। याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताता हूँ, पहले भी बताया था 1842 में विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बने थे। पोएट लॉरिएट कहे तो दोस्तों राष्ट्र कवि आप समझ सकते हैं। सैमुअल टेलर कोलेरिज की बात करें तो ये जो हमारे पोएट थे इनकी खासियत क्या है, ओपियम से काफी ज्यादा। तो हम बातें कर रहे हैं तो दोस्तों कि सैमुअल टेलर कोलेरिज को, तो सैमुअल टेलर कोलेरिज जो थे ये ओपियम के एडिक्टेड थे और इनकी मैंने एक पोएम का नाम बताया था द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिले थे। 1772 में इनका जन्म हुआ और 1834 में दुनिया को अलविदा कर दिया। और एक और हमारे पोएट दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट जनरेशन के जिनका नाम है रॉबर्ट सऊदी, और रॉबर्ट सऊदी साहब 1774 से 1843 तक। दोस्तों इन चारों पोएट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आइए बातें करते हैं सेकेंड जनरेशन की। तो कहता है कि एट द सेकेंड जनरेशन व्हेन द सेकेंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक्स स्टार्टेड राइटिंग, सेकेंड जनरेशन के जो पोएट्स थे अपनी राइटिंग को शुरू किए थे दोस्तों, तब तक बात पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, एंडेड हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड था उस समय का, जो ब्रिटेन था, कहीं ना कहीं वेरियस डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल टेंशन से क्या हो चुका था, बिसेट हो चुका था। डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल जो टेंशन थे उससे क्या हो चुका था, जो इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन कहेंगे वो बिल्कुल बिसेट था। तो कहीं ना कहीं इस बिसेट ने एक पीटरलू मार्शेकर का उन्होंने क्या किया, जन्म दिया। तो मार्शेकर हमने एक फेमस पढ़ा दोस्तों, हम लोग इंडियन हम बात करेंगे इंडियन फ्रीडम में, भारतीय स्वतंत्रता में। तो इंडियन फ्रीडम फाइटिंग में हमने पढ़ा था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मार्शेकर। मार्शेकर का मतलब सिंपली हम लोग समझेंगे हत्याकांड, नरसंहार भी करते हैं दोस्तों। तो इसके जो फेमस पोएट्स रहे लॉर्ड बायरन 1788 से लेकर 1824 तक, पीबी शेले, पर्सी बाई शेले 1792 से लेकर के 1802 तक। और लॉर्ड बायरन की एक बुक का मैं नाम बताऊं, डॉन जुआन, आप याद रखेंगे ये काफी फेमस थी, एपिक पोएट्री थी, एपिक सटायर पोएट्री थी दोस्तों। डॉन जुआन काफी फेमस। पीबी शेले को हम इनकी वर्क की नाम बताएं तो वेट टू द वेस्ट वाइंड, हमने वर्ड वाले वीडियो में मैंने बताया है। और जन किड्स को तो मैंने इतना डिस्कस किया है 1795 से लेकर 1822 तक। ये ओड लिखने के लिए काफी फेमस थे और इनकी 1819 में ओड पब्लिश हुई थी 6, और उस 6 में से जो सबसे लास्ट था हमने पढ़ा था ऑड टू ऑटम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में एक एक करके फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के पोएट्स को हम लोग विस्तृत से जानेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों सबको धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आल्सो सपोर्टिंग मी। थैंक यू।